नमस्कार दोस्तों, बैंक एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीओ का प्रैक्टिस सेट 4 डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो कौन लगाता है? अनुच्छेद 14। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 14 विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है और ये उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। और ये भी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, सबके लिए ये अधिकार लागू होता है। यहाँ कहने का ये तात्पर्य, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो, ये अधिकार सबके लिए लागू होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी अली जहीर, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी आर अम्बेडकर अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। क्योंकि जो 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। कब हुई थी? 2 सितंबर को हुई थी 1946 में। उसमें क्या हुआ था, जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। उसके बाद जो लीग की अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, डॉक्टर जान मथई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, गजनफर अली खां, लियाकत अली खां, अब्दुल रब निस्तर, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर, सी राजगोपालाचारी एवं डॉक्टर CH भाभा शामिल थे। इसमें विधि मंत्री लीग द्वारा नामित जोगेंद्र नाथ मंडल में थे और लीग के जो 5 सदस्य थे, इसमें कांग्रेसियों में शरद चंद्र बोस और शफात अहमद खां और सैयद अली जहीर के स्थान पर शामिल किए गए थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर इस अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। तो हमारा यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतिम सरकार का सदस्य कौन नहीं था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतिम सरकार का सदस्य नहीं थे। यहाँ इसको मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी अगर मेंस में लिखना पड़े तो आप लोग आराम से इसको लिख सकें। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन ए नचिकेत मौर्य समिति, ऑप्शन बी शांता कुमार समिति, ऑप्शन सी HR खान समिति, ऑप्शन डी नीरज कुमार गुप्ता समिति। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी नीरज कुमार गुप्ता समिति। क्योंकि वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2016 को क्या किया था? इसमें यह हुआ था कि जो नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए नीरज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे और इस क्रम में 8 नवंबर 2016 को किए गए विमुद्रीकरण के निर्णय के बाद 25 नवंबर 2016 को
केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी 9वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन के किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन, इसको इंग्लिश में NHM यानी कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वर्ष 2005-06 में 5 मई 2005 से 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास तथा उत्पादन में वृद्धि करना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। ऑप्शन ए लघु एवं बृहद दोनों उद्यमों की विद्यमानता, ऑप्शन बी निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, ऑप्शन सी प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ जो ऑप्शन में ये डबल लिख गया है बृहद, इसको काट दीजिएगा। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, क्योंकि ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ऑप्शन बी राज्य सरकारों द्वारा, ऑप्शन सी व्यापारिक बैंकों द्वारा, ऑप्शन डी सेबी द्वारा। यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम वर्ष 1917 में जारी किए गए थे। कब जारी किए गए थे? 1917 में जारी किए गए थे। ये RBI द्वारा नीलामी बोली के माध्यम से बेचे जाते हैं। सामान्यतः इनका मूल्य वर्ग 25,000 या उसके गुणकों में होता है। इनके जारी करने का मुख्य उद्देश्य सरकार के अतिरिक्त खर्चों के लिए फंड जुटाना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जन्म दर, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी साक्षरता। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय, क्योंकि प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में, कब? 1981 में। कौन? प्रोफेसर राजकृष्ण। उन्होंने वर्ष 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिसमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया जाता है के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 3.5% के आसपास बनी हुई थी। कितनी? 3.5% के आसपास बनी हुई थी। फिर क्या हुआ? इससे स्पष्ट है कि प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है।
1921 का मोपला आंदोलन शाखा 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। ए खिलाफत आंदोलन की, बी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन की, ऑप्शन डी असहकार आंदोलन की। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन की, क्योंकि केरल प्रांत के मालाबार जिले में मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान एवं बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते थे उन्हें भूमि से बेदखल कर देते थे और जब चाहते थे मनमाना लगान वसूलते थे। और दूसरी ओर वहाँ खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एक काश्तकारों की बैठक में फ़र्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। 58 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी कानपुर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी मेरठ, क्योंकि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 10 मई 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था तथा खुलेआम बगावत कर दी थी। इसलिए 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए, सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए वो बिना साम्राज्य का सम्राट था, ऑप्शन बी इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ऑप्शन सी हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ऑप्शन डी वो 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? क्योंकि बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख रुपए उनकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर 1000 रुपया पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। अतः यहाँ पे जो है हमारा विकल्प डी कथन सही नहीं माना जाएगा और बाकी तीनों कथन सही हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।